जय हिंद। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों सेल को देख लिया था। तो प्रोकैरियोटिक सेल ये किसका होता है? तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है ये वायरसों सब में पाया जाता है, जैसे कि कोरोना वायरस हो गया, लंपी वायरस हो गया, इन सब में कौन सा पाया जाएगा? तो इस सब में जो है सेल पाया जाता है प्रोकैरियोटिक। और एनिमल्स यानी कि एनिमल्स के सेल में, जैसे कि हम लोग का हो गया, प्लांट का हो गया, ये सब सेल किसका होता है? तो ये होता है यूकैरियोटिक सेल। समझ में आ गया? उसके बाद अगर हम देखें प्रोकैरियोटिक सेल को, तो इसमें जो है एक होता है सेल वाल और एक होता है सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद बीच में जो है इसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है। समझ में आ गया? उसके बाद जो है ना राइबोसोम पाया जाता है ऊर्जा निर्माण के लिए, और उसके बाद जो है ना एक होता है भोजन तैयार करने के लिए क्लोरोफिल होता है। समझ में आ गया? ये न्यूक्लियस क्या करता है? तो कोशिका को पूरा कंट्रोल करने का काम करता है, और राइबोसोम क्या करता है? तो एनर्जी निर्माण करने का काम करता है। उसके बाद क्लोरोफिल क्या करता है? तो भोजन बनाता है। उसके बाद इसमें क्या होता है? तो सीलिया होता है, सीलिया पाया जाता है। इसे छोटा 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 क्या करता है? गति करने के लिए इसमें सीलिया पाया जाता है। समझ में आ गया? उसके बाद जो है एक बड़ा आकार का ऐसे करके पाया जाता है, उसे कहते हैं हम लोग फ्लैजेला। समझ में आ गया? इन्हीं दोनों के माध्यम से प्रोकैरियोटिक सेल क्या करता है? गति करता है। समझ में आ गया? इसका जो मेनली दिमाग है ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। समझ में आ गया? ऊर्जा कौन निर्माण करता है? तो राइबोसोम। इसमें राइबोसोम कौन सा होता है? तो 70S होता है, यानी कि 70 सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। समझ में आ गया? उसके बाद भोजन कौन बनाता है? तो क्लोरोफिल। यहां तक समझ में आ गया? ये था हमारा कौन सा? तो ये था प्रोकैरियोटिक सेल। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? तो यूकैरियोटिक सेल हम लोगों का, उसके बाद प्लांट का कौन सा सेल होता है? तो यूकैरियोटिक सेल होता है। यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या पाया जाता है? तो बहुत सारा फंक्शन पाया जाता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उसके बाद गोल्जी बॉडी हो गया। गोल्जी बॉडी क्या करता है? तो ऊर्जा को जो है ना, जहां जरूरत होती है शरीर के किसी भी अंग को अगर ऊर्जा की जरूरत होती है तो गोल्जी बॉडी वहां तक पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद सेंट्रोसोम हो गया जो कि कोशिका विभाजन का काम करता है। लाइसोसोम हो गया, लाइसोसोम को क्या कहते हैं हम लोग? आत्महत्या की थैली कहते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद अगर देखें हम लोग तो इसमें वैक्यूल्स होता है। वैक्यूल्स क्या करता है? पानी स्टोर करने का काम करता है। बीच में क्या होता है? तो हमारा केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। समझ में आ गया? उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो प्रकार का होता है, बता दिए थे, स्मूथ और रफ। इसमें क्या होता है? हम लोगों में जो होता है राइबोसोम जो पाया जाता है वो पाया जाता है 80S। समझ में आ गया? ये तो बता दिए थे पिछले क्लास में। तो उसके बाद पौधों में क्या होता है? तो प्लांटिड होता है। समझ में आ गया? प्लांटिड भी दो प्रकार के सब्जी बता दिए थे। ये न्यूक्लियस जो है इसमें क्या पाया जाता है? तो न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है, केंद्रिका द्रव्य। और कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? तो कोशिका द्रव्य पाया जाता है। समझ में आ गया? कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य दोनों मिलकर क्या बनाता है? जीव द्रव्य बनाता है। यहां तक बता दिए थे। समझ में आ गया? और न्यूक्लियस के अंदर जो है इसमें न्यूक्लिक एसिड भरा होता है। क्या भरा होता है? तो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड भरा होता है। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं? तो न्यूक्लिक एसिड होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन सा? तो पहला होता है DNA और दूसरा होता है RNA। समझ में आ गया? और DNA जो होता है, ये DNA के अंदर जो होता है डबल स्टैंडर्ड होता है। क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड। समझ में आ गया? इस प्रकार से डबल स्टैंडर्ड होता है। और उसके बाद जो है इसमें जो है क्या पाया जाता है? तो न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? तो न्यूक्लियोटाइड। समझ में आ गया? और RNA में जो होता है इसमें सिंगल स्टैंडर्ड होता है। इस प्रकार से समझ में आ गया? यहां तक हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद डीएनए में, डीएनए को हम लोग कितने भागों में बांटे थे? तो डीएनए को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोटाइड इसमें भरा होता है, इसलिए जो है ना इसको कहा जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसको हम लोग दो भागों में बांटे थे, पहला न्यूक्लियोसाइड और दूसरा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस वहीं पे खत्म हो गया था। उसके बाद न्यूक्लियोसाइड जो है ये दो भागों में बटा था, पहला शुगर और दूसरा कौन सा बटा था? तो दूसरा हमारा बता था नाइट्रोजन बेस। अगर हम देखें तो कोशिका का सबसे जो मजबूत बेस होता है, सबसे महत्वपूर्ण बेस नाइट्रोजन बेस को ही कहा जाता है। समझ में आ गया? नाइट्रोजन बेस भी दो प्रकार के थे हमारा, पहला प्यूरिन और दूसरा पाइरेडिमिन। समझ में आ गया? ATGC, एडनिन, एडनिन, थाइनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। समझ में आ गया? एडनिन और ग्वानिन जो है ये दोनों मिलकर क्या बनाता था? प्यूरिन बनाता था। क्या बनाता था? प्यूरिन। और टीसी जो है थाइनिन और ग्वानिन, ये दोनों मिलकर क्या बनाया था? पाइरेडेमिन। समझ में आ गया? यहां तक हम लोगों ने देख लिया था। समझ में आ गया? उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे RNA। समझ में आ गया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद DNA आज यहीं पे खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे RNA।
आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। उसमें क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, समझ में आ गया। और डीएनए में क्या होता है, तो डीएनए में जो है डबल स्टैंडर्ड होता है और उसमें जो है ना न्यूक्लियोटाइड भरा होता है, जिसे हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, समझ में आ गया। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो डीएनए, क्या डीएनए से आरएनए बनाया जा सकता है, तो हाँ बनाया जा सकता है, समझ में आ गया। अगर हम एटीजीसी में देखें तो टी जो होता है थायनिन जो था, थायनिन के जगह जो है ना साइटोसिन अगर हम दे देंगे तो ये आरएनए बन जाएगा, समझ में आ गया। तो डीएनए से आरएनए जो बनता है, डीएनए से आरएनए बनाया जा सकता है, समझ में आ गया। समझ में आ गया। डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड, समझ में आ गया। डीएनए से हम लोग जब बनाएंगे आरएनए, ये कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, समझ में आ गया। और अगर आरएनए से डीएनए हम लोग बनाएंगे, क्योंकि देखिए अगर डीएनए से आरएनए बनाया जा सकता है तो आरएनए से भी तो डीएनए बनाया जा सकता है, समझ में आ गया। तो हम लोग जब डीएनए से आरएनए में इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसे कहा जाएगा ट्रांसक्रिप्शन, समझ में आ गया। और आरएनए से जब हम लोग डीएनए को में बनाएंगे तो ये हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, समझ में आ गया। जब हम लोग डीएनए से आरएनए बनाते हैं तो क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन, समझ में आ गया। और जब आरएनए से हमको डीएनए बनाना होता है तो उसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, समझ में आ गया। हम डीएनए से भी डीएनए बना सकते हैं, समझ में आ गया। जब हम लोग डीएनए से डीएनए बनाएंगे तो इसे हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं, तो रेप्लिकेशन। अगर डीएनए से डीएनए फिर बनाए तो इसे कहेंगे रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन, समझ में आ गया। डीएनए से जब डीएनए बनाएंगे तो क्या कहलाएगा, रेप्लिकेशन, समझ में आ गया। और अगर हम डीएनए से आरएनए बनाएंगे इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, समझ में आ गया। उसके बाद जब आरएनए से डीएनए फिर बनाएंगे इसे हम लोग कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, समझ में आ गया। हम लोगों के पास जो है डीएनए को अच्छी तरीका से पहचानने की मशीन है, समझ में आ गया, परंतु आरएनए को अच्छी तरीका से नहीं पहचाना जा सकता है, समझ में आ गया। जब कोरोना हुआ था, कोरोना, तो कोरोना में जो है कौन सा, जैसे कि हम बताए थे कोरोना का सेल कौन सा सेल होता है, तो कोरोना का सेल जो होता है वो होता है प्रोकैरियोटिक, समझ में आ गया। और प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ होता ही नहीं है, वो गति किस चीज से करता है, तो सीलिया फ्लैजेला हो गया, समझ में आ गया। और उसके बाद बीच में न्यूक्लियस होता है और राइबोसोम होता है और उसके बाद क्लोरोफिल होता है, बाकी बात इसके अलावा कुछ नहीं होता है, समझ में आ गया। तो आरएनए को जो है ना पहचानने का मशीन हम लोगों के पास नहीं था कोरोना के समय में। जब कोरोना में कौन सा था, तो कोरोना में जो है हमारा यूकैरियोटिक सेल था, समझ में आ गया। तो यूकैरियोटिक सेल में क्या पाया जाता है, तो आरएनए पाया जाता है। और डीएनए को पहचानने की मशीन हम लोगों के पास है, परंतु आरएनए को पहचानने की मशीन नहीं है। तो कोरोना के समय में क्या किया जाता था, तो आरएनए को डीएनए में परिवर्तित किया जाता था। क्या किया जाता था, आरएनए को डीएनए में। और आरएनए को डीएनए में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या कहलाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यहां तक समझ में आ गया। तो क्या किया जाता था, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तो यहाँ ये हो जाएगा आरटी, समझ में आ गया। उसके बाद पीसीआर, समझ में आ गया, ये किया जाता था। उसके बाद जो है ना कोरोना को पहचाना जाता था पॉली पीसीआर, समझ में आ गया। ये जो है ना कोरोना के समय में बहुत ज्यादा इसका जो है ना यूज किया जाता था, आरटीपीसीआर, समझ में आ गया। जब जो है ना डीएनए से जो है ना आरएनए में कन्वर्ट किया जाता था, समझ में आ गया, तो इसे जो है ना उसे कहते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए को जब हम लोग डीएनए में कन्वर्ट करेंगे, समझ में आ गया, इसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, समझ में आ गया कि नहीं। तो देखिए आरटी, जैसे कि हम लोग जो है ना कोरोना के समय में जो हम लोगों के पास जो है आरएनए को पहचानने की मशीन नहीं थी, समझ में आ गया, तो क्या किया था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन, समझ में आ गया। ये करके जो है ना जब कोरोना को पहचाना जाता था, समझ में आ गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत, देखिए ये जो है ना पॉलीमर चेन रिएक्शन, ये क्या क्या किया जाता था, कोरोना के समय में किया जाता था, समझ में आ गया। परंतु जब कोरोना बहुत तेजी से बढ़ने लगा था तो जो है ना आरएनए को तुरंत पहचानने की जो है ना तकनीक को उपाय किया जाता था और जो है ना सलाइवा वाला डाल के जो है ना कोरोना का पता किया जाता था। यहाँ तक समझ में आ गया।
एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर हम लोग डीएनए से आरएनए बनाएंगे इसे क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। समझ में आ गया। और आरएनए से जब हम लोग डीएनए में परिवर्तित करेंगे तो इसे कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद आरएनए को तोड़ करके प्रोटीन में बदल दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, प्रोटीन में। प्रोटीन जब हम लोग आरएनए को तोड़ के प्रोटीन में बदल देंगे तो फिर दोबारा हम लोग आरएनए से आरएनए नहीं बना सकते हैं। समझ में आ गया। इसीलिए यहाँ पे एगो तीर है। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तक पूरा समझ में। फिर से एक बार देख लेते हैं। जब हम लोगों को डीएनए से डीएनए बनाना होगा तो उसे क्या कहेंगे, रेप्लिकेशन। समझ में आ गया। और जब हम लोगों को डीएनए से आरएनए में परिवर्तित करना होगा उसे कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग जब आरएनए से जब डीएनए फिर बनाएंगे उसे कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। समझ में आ गया। उसके बाद आगे जब हम लोग देखें तो आरएनए को तोड़ करके जब प्रोटीन में बदल दिया जाता है तो फिर इनका जो है ना कोई उपाय नहीं है। प्रोटीन को फिर हम दोबारा आरएनए या फिर डीएनए नहीं बना सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग आरएनए को देखते हैं। यहां तक समझ में आ गया। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाईऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और क्या बोलते हैं, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। समझ में आ गया। देखिए अब जो आरएनए है, ये जो आरएनए है, समझ में आ गया। ये आरएनए को भी हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। समझ में आ गया। आरएनए को कितने भागों में डिवाइड करते हैं, तो आरएनए को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है एमआरएनए। एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। समझ में आ गया। एमआरएनए। उसके बाद टीआरएनए, टीआरएनए। समझ में आ गया। एमआरएनए, टीआरएनए और उसके बाद आरएनए। समझ में आ गया। एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए। समझ में आ गया। सबसे पहले अगर देखें आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। समझ में आ गया। और एमआरएनए का फुल फॉर्म होता है मैसेंजर राइबोज न्यूक्लिक एसिड। समझ में आ गया। और उसके बाद ये जो टीआरएनए है, तो टीआरएनए का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर राइबोज न्यूक्लिक एसिड। समझ में आ गया। और आरआरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोसोम राइबोज न्यूक्लिक एसिड। समझ में आ गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अगर हम लोग देखें तो हम लोगों के शरीर में जो है 20 एमिनो एसिड मिलके एक प्रोटीन का निर्माण करता है। समझ में आ गया। 20 एमिनो एसिड मिलके जो है एमिनो एसिड मिलके एक प्रोटीन का निर्माण करता है। देखिए 20 एमिनो एसिड मिलकर क्या करता है, एक प्रोटीन का निर्माण करता है। समझ में आ गया। ये 10 एमिनो एसिड जो है, समझ में आ गया, ये बॉडी से ही हम लोगों को मिल जाता है। बॉडी से ही हम लोगों को जो है ना 10 एमिनो एसिड मिल जाता है। समझ आ गया। परंतु ये जो 10 एमिनो एसिड है, 10 एमिनो एसिड हम लोगों को फूड से मिलता है। फूड से मिलता है। जब हम लोग अच्छा खाना खाते हैं, समझ में आ गया, तो अच्छा खाना क्या करता है, वो 10 एमिनो एसिड में क्या करता है, उसको तोड़ देता है। समझ, हमारे शरीर के अंदर जब छोटी आंत में जाती है तो छोटी आंत क्या करता है, भोजन को तोड़ ताड़ के वजन क्या करता है, तोड़ ताड़ के वजन प्रोटीन में बदलता है। समझ में आ गया। और बड़ी आंत क्या करती है, तो बड़ी आंत जो है ना पानी को सोख लेता है। समझ में आ गया। अब बीच में हम लोग का बच क्या जाता है, एसिड। समझ में आ गया। तो ये 20 एमिनो एसिड क्या करता है, एक प्रोटीन का निर्माण करता है। समझ में आ गया। और ये एमआरएनए जो है, एमआरएनए ये क्या करता है, इसका नाम है मैसेंजर आरएनए। ये ब्लड में या फिर प्रत्येक कहीं भी जहां पे भी कोशिका है, समझ में आ गया ना, तो ये ब्लड से क्या करता है और हमारे शरीर के अंदर से क्या करता है, या तो 10 एमिनो एसिड जो है ना, तो वो प्रोटीन को ढूंढ के ये प्रोटीन को ढूंढता है। कौन, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या करता है, प्रोटीन को ढूंढ लेता है और ढूंढने के बाद पकड़ लेता है उसको। अब पकड़ने के बाद वो क्या करता है, तुरंत ट्रांसफर आरएनए को दे देता है, ट्रांसफर कर देता है। एमआरएनए किसको देता है, प्रोटीन जो है ना किसको दे देता है, टीआरएनए को। समझ में आ गया। एमआरएनए किसको दे देगा, टीआरएनए को। समझ में आ गया। ये जो है ना प्रोटीन, मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, प्रोटीन को पकड़ेगा और पकड़ने के तुरंत बाद क्या करेगा, या ये
मैसेंजर आरएनए को दे देगा, और मैसेंजर आरएनए क्या करता है, सॉरी मैसेंजर नहीं, मैसेंजर आरएनए पकड़ के ट्रांसफर आरएनए को दे देगा, और ये ट्रांसफर आरएनए जो है ना राइबोसोम को देगा। परंतु राइबोसोम जो है ना क्या करता है, ऊर्जा निर्माण करता है। तो राइबोसोम तो खुद अपने बिजी रहता है, तो राइबोसोम क्या करेगा, ये आरएनए को दे देता है, बोलता है लो हमारा एमिनो एसिड आ गया, लो पकड़ो तुम, ऊर्जा पकड़ो। ऊर्जा पकड़ने के लिए दे देता है आरएनए को, और आरएनए क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। यहां तक समझ में आ गया। तो अगर हम देखें तो एमआरएनए क्या करता है, ये भोजन ऊर्जा को क्या करता है, या पहचानने का काम करता है, ये पहचानने का काम करता है। समझ आ गया। एमआरएनए क्या करता है, पहचानने का काम करता है, समझ में आ गया ना। और टीआरएनए क्या करता है, ये परिवहन का काम करता है, ये परिवहन, समझ में आ गया। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, या परिवहन का काम करता है, और एमआरएनए जो है क्या करता है, या पहचानने का काम करता है। समझ में आ गया। तो एमआरएनए क्या करता है, पहचानने का काम करता है, और ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, यह परिवहन का काम करता है। देखो ऊर्जा को जो है पकड़ने का, यानी कि पहचान के जो है वो अपने पास लेने का काम कौन करता है, एमआरएनए। समझ आ गया। तो एमआरएनए जो है ये तो खुद राइबोसोम को जाके दे नहीं सकता है, क्योंकि जब जो है ना एमआरएनए देने के लिए चले जाएगा तो बीच में जितना भी प्रोटीन आएगा वो प्रोटीन तो भाग जाएगा। समझा गया। इसीलिए क्या करता है, ये ट्रांसफर कर देता है, परिवहन कर देता है, किसको, ट्रांसफर आरएनए को। समझा गया। और ये ट्रांसफर आरएनए दे देता है राइबोसोम को, राइबोसोम आरएनए को देता है, आरएनए को बोलता है कि तुम तब तक रख, हम क्या करते हैं, ऊर्जा का निर्माण करते हैं। ये रखे रहता है और ये ऊर्जा का निर्माण धराधर करते रहता है। समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन में पूछे कि कितना एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करता है, तो 20 एमिनो एसिड मिलकर क्या करता है, हमारा प्रोटीन का निर्माण करता है। समझ में आ गया। उसके बाद जो ना देखिए 10 एमिनो एसिड जो है ये तो बॉडी के अंदर ऑलरेडी रहता है। समझ में आ गया। परंतु ये 10 एमिनो एसिड जो है ये फूड से मिलता है। जब हम लोग अच्छा भोजन करेंगे, समझ आ गया, तो वो क्या करेगा, ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा, और परिवर्तित होने के बाद हमारे शरीर में आएगा। समझ में आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो आज का जो है ये आरएनए समझ में आ गया। तो आरएनए आज जो है ना लगभग कोशिका ये जो है ना पूरा खत्म हो गया। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीजन के बारे में, यानी कि कोशिका विभाजन। समझ में आ गया। तो देखिए अगर हम एक बार शुरू से अगर हम रिवाइंड करें तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि कोशिका का खोज किसने किया था। तो कोशिका का खोज कौन किया था? सबसे पहले मृत कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक नामक व्यक्ति ने। समझ में आ गया। जो कि मृत कोशिका का खोज किया था। और जीवित कोशिका का खोज किया था लियोवेन हॉक ने। समझ में आ गया। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन स्वान ने। समझ में आ गया। यहां तक हो गया। उसके बाद अगर देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है कौन सा साइकिल चलता है? तो क्रेब्स साइकिल चलता है। समझ आ गया। क्रेब्स साइकिल के फलस्वरूप 38 एटीपी का निर्माण करता है, और 38 एटीपी मिलकर जो है ना वो ग्लूकोज बनाता है, और ग्लूकोज ऊर्जा में तोड़ता है। समझ आ गया। उसके बाद निकोलियस का खोज कौन किया था? तो निकोलियस का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। समझ में आ गया। रॉबर्ट के अंदर क्या होता है? तो रॉबर्ट के अंदर जो है ना इंफॉर्मेशन होता है। किसका? तो कोशिका का इंफॉर्मेशन होता है। समझ आ गया। उसके बाद अगर देखिए गोल्जी बॉडी क्या करता है? तो हमारे शरीर में कहीं पर भी अगर ऊर्जा की जरूरत होती है तो ऊर्जा को पहुंचाने का काम करता है कौन? तो गोल्जी बॉडी। समझा गया। सेंट्रोसोम क्या करता है? तो सेंट्रोसोम करता है कोशिका विभाजन का काम करता है। समझा गया। उसके बाद वैग्यूल्स क्या करता है? तो वैग्यूल जो है पानी स्टोर करने का काम करता है। समझ आ गया। ये तो हमारा एनिमल सेल था। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्लांट सेल भी पढ़ लिया था। प्लांट सेल में जो है क्या पाया जाता है? प्लास्टिड पाया जाता है, और अगर उसमें जो है कोशिका भित्ति लगा दिया जाए तो क्या बन जाता है? प्लांट का सेल बन जाता है। प्लास्टिड कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार से, हरित लवक, वर्णित लवक और अवर्णित लवक। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ये भी हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया था। समझा गया। उसके बाद हम लोगों ने डीएनए को पढ़ लिया। डीएनए क्या होता है? तो डीएनए क्या होता है? डाइऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए पाया जाता है निकोलियस के अंदर। समझ में आ गया। डीएनए का खोज किसने किया था? तो डीएनए का खोज किया था कार्लस्मार्क ने। डीएनए का जो स्ट्रक्चर किसने तैयार किया था? तो वाटसन एंड क्रिक ने। समझ में आ गया। जीन, उसके बाद जीन का खोज किसने किया था? तो जीन का खोज किया था जोहानसन साहब ने। समझ में आ गया। उसके बाद हम लोगों ने डीएनए को देखा अच्छे तरीका से। समझ में आ गया। उसके बाद आरएनए को देख लिया। और डीएनए से आरएनए बनाना क्या कहलाता है? तो डीएनए से आरएनए बनाना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए से डीएनए बनाना क्या कहलाता है? तो रेप्लिकेशन। समझ में आ गया।
उसके बाद अगर देखें हम लोग तो आरएनए से डीएनए बनाना कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। समझ आ गया। उसके बाद अगर हम लोग आगे देखें उसको तो अगर हम आरएनए से अगर प्रोटीन में तोड़ दें तो फिर प्रोटीन से आरएनए नहीं बनाया जा सकता है। उसके बाद हम लोगों ने आरएनए को देखा। आरएनए कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, एमआरएनए, टीआरएनए, उसके बाद आरएनए। समझ में आ गया। उसके बाद देखें तो एमआरएनए पहचानने का काम करता है, टीआरएनए परिवहन का काम करता है, आरआरएनए क्या करता है तो हमारा राइबोसोम यानी कि एनर्जी निर्माण करने का काम करता है। समझ में आ गया। 20 एमिनो एसिड मिलकर क्या बनाता है तो एक प्रोटीन का निर्माण करता है। 10 एमिनो एसिड हम लोगों को बॉडी से ही मिल जाता है और 10 एमिनो एसिड जो है हम लोगों को फूड से मिलती है। समझ आ गया। तो कल जो है हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीजन, क्या यानी कि कोशिका विभाजन, अगले वीडियो में। समझ में आ गया। तब तक जय हिंद।